आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। ठीक है, वीक एसिड, आइए क्वेश्चन में आपसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको वीक एसिड दिया गया, एक अननोन वीक एसिड दिया गया है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल दी गई है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया गया 0.01% दिया गया। ठीक है, आइए हमने मान लिया कि हमारे पास अननोन वीक एसिड ये है। ठीक है, जो कि डिसोशिएट होगा तो हमें यहाँ पर H प्लस आयन प्लस A माइनस आयन मिलेगा। ठीक है, हमने मान लिया कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C मोलर है। यहाँ से C अल्फा डिसोशिएट हो गया तो बचेगा C माइनस का C अल्फा बचेगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी C अल्फा आ जाएगी। ठीक है, हमें K की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई, C अल्फा आ गई, तो यहाँ से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी C है इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपको दी गई 0.1 मोलर दिया गया है इंटू अल्फा आपको दिया गया 0.01% 10 की पावर -2 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 की पावर -5 मोलर। ये आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई। हमें क्या निकालना है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अंडर रूट Ka इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन C। ठीक है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -5 मोलर इक्वल टू अंडर रूट Ka इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर 10 की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए Ka इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -5 का होल स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -1। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 10 की पावर -10 अपॉन 10 की पावर -1 इक्वल टू आ गया 10 की पावर -9। तो यहाँ से आपकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -9। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आ एसिडिक कैरेक्टर, हमें यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पीके की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे आपको 3 एसिडिक एसिड दिए गए और तीनों के लिए आपको पीके की वैल्यू दी गई है। ठीक है, आइए देखिए होता क्या है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ एसिड के डायरेक्टली होती है और पीके के इनवर्सली होती है। ठीक है, जहाँ के लिए पीके की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे सिंपली पीके की वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाले केस में पीके की वैल्यू मैक्सिमम है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी सबसे कम। ठीक है, तो सेकंड वाले की हो जाएगी सबसे कम हो जाएगी। फिर देखिए अब हमें फर्स्ट और थर्ड में चेक करना है तो थर्ड वाले की जो पीके है वो फर्स्ट वाले से कम है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर आ जाएगा थर्ड वाला आ जाएगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा और फिर सबसे ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट वाले का। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, सबसे कम है सेकंड, फिर थर्ड और देन फर्स्ट। तो फर्स्ट, थर्ड और सेकंड आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 3.75 सबसे ज़्यादा हो गया, फिर दिया गया थर्ड दिया, ओके हाँ फर्स्ट होगा आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 53, विच कंपाउंड शोज डायपोल मोमेंट, कौन सा कंपाउंड डायपोल मोमेंट शो करेगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गई बेंजीन हो गई, और 1,4 एक सेल यहाँ पे लगे, 1 2 3 4 और एक सेल यहाँ पे लग गया। ठीक है, आइए हमें देखना है कि ये क्या डायपोल मोमेंट शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पोलर बॉन्ड होगा +2- चलेगा, तो यहाँ पे जाएगा +2- जाएगा और यहाँ पर आएगा +2- जाएगा।
इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ का जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, तो पहला वाला शो नहीं करेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटीन हो गया। हमें यहाँ पे ट्रांस बनाना है, ट्रांस टू ब्यूटीन हो गया। ठीक है, आइए देख लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3 हो जाएगा और यहाँ पे इसका हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन का sp2 हो जाएगा और यहाँ पे sp3 हो जाएगा। अच्छा भाई, जो sp3 होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पे जो पोलर बॉन्ड होगा वो +2- चलेगा इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा +2- जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। ये दोनों पोलर बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं ट्रांस 1-क्लोरोप्रोपीन, चेक कर लेते हैं। ट्रांस 1-क्लोरोप्रोपीन, ठीक है, ये वाला कार्बन कैसा हो गया, sp3 हो जाएगा और ये कार्बन आपका sp2 हो जाएगा और यहाँ पे ये sp2 है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। अब जो पोलर बॉन्ड होगा, जो वेक्टर होगा +2- चलेगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे +2- इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जो पोलर बॉन्ड होगा +2- इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दोनों पोलर बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो डायपोल मोमेंट होगा वो कुछ ना कुछ होगा, मतलब वो यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज लास्ट स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज क्रिस्टलाइजेशन होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड बी डिजॉल्व इन अ हाफ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन pH 1.7। क्वेश्चन ने यहाँ पर आपसे सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट पूछा है। ठीक है, आइए देखिए, जो होता क्या है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि 100% अपने आयनों में टूट जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 मोल H+ आयन प्लस 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन मिलेगा। ठीक है, pH की वैल्यू आपको दी गई 1.7 दी गई है, pH की वैल्यू गिवन है 1.7 दी गई है, तो यहाँ से H+ आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 की पावर माइनस का 1.7। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर -2 × 2, ये आ गई आपकी H+ आयन की कंसंट्रेशन इन मोलर। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन आ गई 2 × 10 की पावर माइनस का 2 मोलर आ गया। ठीक है, जब 2 मोल H+ आयन के बनते हैं तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है। अगर 2 × 10 की पावर -2 मोलर बनेगा तो यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन आएगी वो हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 2 मोलर। तो हमें यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन पता चल गई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोलरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको दिया गया, लीटर में दिया गया है। तो यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -2 मोलर, तो मोलरिटी के स्थान पे रखेंगे 10 की पावर -2 मोलर इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया ½ लीटर, वॉल्यूम दिया गया 0.5 लीटर दिया गया है। तो यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड के मोल आ जाएंगे, मोल इक्वल टू 0.5 × 10 की पावर -2, ये आपके सल्फ्यूरिक एसिड के मोल आ गए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड का वेट निकालना था। मोल आ गया है, अब आप वेट निकाल लीजिए। तो यहाँ से मोल इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 होता है। ठीक है, तो आप इसके मोल में 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा, मोल है 0.5
इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक का वेट 98। तो यहाँ से इसका वेट आ जाएगा 49 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम, या आप 0.49 ग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ अ क्रोमियम। ठीक है, हमें यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। आइए, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होता है सम ऑफ डेंसिटी इनटू इट्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन जो होता है ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है, तो इसकी डेंसिटी 3 होगी और इसके नंबर दिए गए 2 दिया गया है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल हो जाएगा एटम का एटॉमिक नंबर माइनस का उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंटर मेटा यहाँ पे आपको दी गई क्रोमियम दी गई है, ठीक है ना, और मेटा पे चार्ज होगा 0 होगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है, 24 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 आ गया, तो यहाँ से इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा 24 प्लस 12, तो आ जाएगा 36। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। One ml of 0.05 molar sulfuric acid is added 100 ml of 1 molar sodium sulfate solution made 1 liter. The pH of a resulting solution. क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, जिसकी कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.05 मोलर, कंसंट्रेशन दी गई 0.05 मोलर दिया गया है, और वॉल्यूम आपको दिया गया 1 ml, और दूसरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है सोडियम सल्फेट का दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको दी गई है, वॉल्यूम दिया गया 100 ml और कंसंट्रेशन दी गई 1 मोलर दिया गया है। हमने जब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलाया तो एक मिक्सचर तैयार हुआ, और क्वेश्चन ने आपसे इस मिक्सचर के लिए पीएच की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। आइए देखिए, तो यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ अ मिक्सचर। सबसे पहले यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ऑफ अ मिक्सचर निकाल लेंगे। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपको जो दिया गया सॉल्ट दिया गया ना Na2SO4 दिया गया है। जो Na2SO4 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, तो सॉल्यूशन में अपना कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो हम पूरी तरीके से इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसकी कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.05 मोलर दिया गया है, वॉल्यूम 1 ml दिया गया है, और यहाँ पे इसका जो बैलेंस फैक्टर होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ने आपको सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, मतलब 1000 ml दिया है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये गया, ये आ गया 500 आ गया नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 500 100 आ गया। तो यहाँ से H+ आएंगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 की पावर -4 मोलर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से H+ आएंगी, कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -4 मोलर आ गया। क्वेश्चन ने आपसे
सॉल्यूशन का pH पूछा है, तो यहाँ पे देखेंगे pH इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। सो pH इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर माइनस का 4, तो यहाँ से आपकी pH की वैल्यू आ जाएगी 4। आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। जो आइसोटोप होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आइसोटोप जो होते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो भी सेम होता है। द ओनली डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेनली ड्यू टू, बट इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो अलग होती है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, डिफरेंस इन अ बॉन्ड एंथैल्पी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। हमें यहाँ पे मोस्ट बेसिक नेचर बताना है। ठीक है, मोस्ट बेसिक कौन सा होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एमीन है ये सेकेंडरी एमीन है, यहाँ पे सेकेंडरी एलिफैटिक एमीन है, और जो सेकेंडरी एलिफैटिक एमीन होगा इसका जो बेसिक नेचर होगा वो मैक्सिमम होगा इन चारों में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is expected to the exhibit optical isomerism? आइए हमें देखना कि इनमें कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, देखिए आप पहले वाला ऑप्शन को देखिए, इसका जो कोऑर्डिनेशन में होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और यहाँ पे लगे हैं 4 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो 4 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हैं, ये चारों मोनोडेंटेड लिगेंड अलग अलग होने चाहिए थे, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता था। ठीक है, बट यहाँ पर दो मोनोडेंटेड लिगेंड सेम लगे, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अगले में देखते हैं ट्रांस वाला। यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बट यहाँ पे नो ट्रांस की बात चल रही है, बट ये ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए देखिए हमें इसका ट्रांस बनाना है। 2 CL हमने ऊपर लगा दिए, ऊपर नीचे लगा दिए, 2 CL लगा दिए, और यहाँ पर सिमेट का बाइडेंटेड लिगेंड दिया गया है। ठीक है, ये सिमेट का बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, ये ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 दिया गया, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और यहाँ पर 2 मोनोडेंटेड लिगेंड सेम है और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड सेम है, अगर चारों मोनोडेंटेड लिगेंड अलग अलग होते तो ये शो कर सकता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आएगा 6, देख लीजिए इसमें हम इसका 6 बनाना है। ये शो कर जाएगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। What is the pH of a X molar sodium hydroxide solution if it's a 100 ml are completely neutralized by 10 ml of a 0.1 molar HCl? ठीक है, आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको दी गई है, कंसंट्रेशन आपको दी गई, X मोलर दिया गया है,
और वॉल्यूम आपको दिया गया 100 ml दिया गया है, जो कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है HCl के साथ। HCl की जानकारी आपको दी गई है, वॉल्यूम दिया गया 10 ml दिया गया है और मोलरिटी दी गई 0.1 मोलर दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन ने आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए और क्वेश्चन ने आपसे pH की वैल्यू पूछी। आइए तो यहाँ पे हम निकालेंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ठीक है। मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इट्स वैलेंस फैक्टर इज इक्वल हो जाएगा इट्स मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इट्स वैलेंस फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। मोलरिटी कितनी दी गई, x मोलर दिया गया है, रखिए। वॉल्यूम आपको दिया गया 100 ml दिया गया है, 100 हो गया, और इसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे देखिए मोलरिटी आपको दी गई 0.1 दिया गया है, 0.1 हो गया। वॉल्यूम आपको 10 ml दिया गया है और वैलेंस फैक्टर 1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/100। तो यहाँ से आपके लिए x आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 मोलर, ठीक है। आइए तो यहाँ से आपके लिए अब देखिए, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आ गई 10 की पावर माइनस का 2 मोलर आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि 100% अपने आयनों में डिसोसिएट कर जाएगा Na++ का OH- आयन, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 2 मोलर सोडियम होगा और 10 की पावर माइनस का 2 मोलर आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका तो यहाँ से OH- आयन की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर माइनस 2 आ गई। तो जब आप इसका pH निकालेंगे तो pH इक्वल टू माइनस का लॉग POH है। तो जब आप इसका यहाँ से POH निकालेंगे POH इक्वल टू माइनस का लॉग OH- आयन की कंसंट्रेशन, तो POH इक्वल टू माइनस का लॉग, और यहाँ पे कंसंट्रेशन रखेंगे 10 की पावर माइनस 2। तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ से आपका POH आ जाएगा 2 आ जाएगा। बट क्वेश्चन ने आपसे POH की जानकारी नहीं मांगी है, क्वेश्चन ने आपसे pH की जानकारी मांगी है। तो हम जानते हैं कि pH प्लस POH इक्वल टू होता 14, ठीक है। POH की pH निकालना, तो pH इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस का 12। सो यहाँ से pH की वैल्यू आ जाएगी 12। कौन सा आंसर हो जाएगा, 4th आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। For preparation of a buffer solution of pH की वैल्यू आपको 6 दी गई है और यहाँ पे Ka की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 5 दिया गया है। द रेशियो ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, और क्वेश्चन ने आपसे सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा pH इक्वल टू pKa प्लस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pH की वैल्यू 6 दी गई है, K की वैल्यू आपको दी गई 10 की पावर माइनस का 5 दिया गया है, तो pK की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 5 को उधर लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। आइए, जो 1 होता है log 10 की वैल्यू होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हम 1 के स्थान पे log 10 लिख सकते हैं ना। तो log 10 इक्वल टू log
सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो यहाँ से आपकी सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन का रेशियो आ जाएगा 10:1 आ जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए आगे बढ़ते हैं। बफर सॉल्यूशन डिक्रीजेस बाय 0.02 यूनिट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको चेंज पीएच की वैल्यू दी गई है, 0.02 यूनिट दिया गया है, और यहाँ पे एसिडिक एसिड का वेट आपको दिया गया 0.12 ग्राम दिया गया है, वॉल्यूम 250 ml दिया गया है, ठीक है। सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड पोटेशियम एसीटेट एट 27 डिग्री सेल्सियस। द बफर कैपेसिटी, और क्वेश्चन ने आपसे बफर कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन पूछा है, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे, तो बफर कैपेसिटी इक्वल हो जाएगा मोल ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू चेंज इन पीएच, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपका बफर कैपेसिटी आ जाएगी। सबसे पहले आपको मोल ऑफ एसिड निकालना पड़ेगा, तो मोल ऑफ एसिड निकालने के लिए आपको एसिटिक एसिड का वेट दिया गया है 0.12 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए यहाँ पे वेट रखेंगे 0.12 ग्राम अपॉन एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होगा 60 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल आएगा। वॉल्यूम दिया गया है 250 ml दिया गया है, ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 250 ये हो गया, 1000 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा चेंज इन पीएच कितना दिया गया 0.02 यूनिट, मतलब 10 की 0.02 हो गया, ठीक है। सॉल्व करें इसको, 4 टाइम्स जाएगा, 6 हो गया, यहाँ पे 10 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा और 4/10 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 0.4 आ जाएगा आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, सिंपली आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना था बफर कैपेसिटी का और कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64, आइए। The bond that undergoes hydrolytic cleavage। अच्छा भाई, आइए देख लेते हैं। CH3 CH2, यहाँ पे आपको इथाइल अल्कोहल दिया गया है और हमें इसकी हाइड्रोलिटिक बताना है, ठीक है। OH दिया गया है, हमने इसकी करवा दी, हाइड्रोलिटिक करवा दिया। जब आप इसकी हाइड्रोलिटिक कराओगे तो अपने कैटायन और एनायन के फॉर्म में टूट के अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा CH3 CH2 O- और प्लस H+ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक जो मोस्ट रीडी होगी आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, हमें यहाँ पर वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखो होता क्या है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ अ लिगेंड होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होता है वो इनवर्सली टू द लैम्डा एब्जॉर्ब होता है, लैम्डा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। मतलब लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी लैम्डा एब्जॉर्ब उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या ऑर्डर होगा, यहाँ पे लगा वाटर और यहाँ पे लगा अमोनिया और यहाँ पे लगा NO2 लगा है, ठीक है। पहले ऑप्शन में लेफ्ट टू राइट जाने पे स्ट्रेंथ ऑफ अ लिगेंड डिक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं।
द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 4 × 10 की पावर माइनस का 18 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2। आइए देखिए यहाँ पे आपको KSP की वैल्यू दी गई है 4 × 10 की पावर माइनस का 18, ठीक है। और सॉल्बिलिटी ऑफ AgI इज 2 × 10 की पावर माइनस का 4 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। और यहाँ पे आपको पोटेशियम आयोडाइड के लिए जो सॉल्बिलिटी दी गई 2 × 10 की पावर माइनस का 4 मोलर दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिल्वर की सॉल्बिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो आइए लगाते हैं फॉर्मूला। तो KSP इक्वल हो जाएगा, ये 1:1 में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। KSP की वैल्यू दी गई है 4 × 10 की पावर माइनस 18 इक्वल टू, हमें यहाँ पर सिल्वर की सॉल्बिलिटी निकालनी है। और आयोडाइड की सॉल्बिलिटी यहाँ पे आ जाएगी 2 × 10 की पावर माइनस 4, 2 × 10 की पावर माइनस 4। तो यहाँ पे सिल्वर की सॉल्बिलिटी आ जाएगी 4 × 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 2 × 10 की पावर माइनस का 4। सॉल्व कर लीजिए, 2 × 10 की पावर माइनस का 14, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस का 14। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन मीन्स, देखिए जो होता है क्या है कि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होते हैं, जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होते हैं वो मेटल की सरफेस पे जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मेटल की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ओवर ऑन मेटल, आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ HCl अगेंस्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। HCl जो कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिया गया है और वीक बेस दिया गया है, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताइए इसके लिए सुटेबल इंडिकेटर क्या होगा। तो यहाँ पे जो सुटेबल इंडिकेटर होगा वो होगा वीक ऑर्गेनिक बेस लेंगे। यहाँ पे जो सुटेबल इंडिकेटर होगा वो होगा वीक ऑर्गेनिक बेस होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे मिथाइल ऑरेंज लेंगे। इसकी जो पीएच की रेंज होती है 3 to 4.5 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुटेबल इंडिकेटर होगा मिथाइल ऑरेंज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे चलेंगे। By adding which of the following the permanent hardness of water can be removed। देखिए वाटर में जो परमानेंट जो हार्डनेस होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट आयन के कारण होती है, ठीक है। अगर आपको वाटर में से परमानेंट हार्डनेस को दूर करनी है तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या कहेगा, इसके कैटायन के साथ बना के प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। हमें इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बताना है, ठीक है। यदि आप इस कॉम्प्लेक्स में से एक H+ आयन को निकालेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको दिए गए 3 दूना 6 और 3
9 हाइड्रोजन दिए गए हैं, आपने एक H+ आयन को बाहर निकाल दिया है, तो अंदर कितने बचेंगे 8, ठीक है, और चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो पहला वाला तो इसे गलत हो गया, ठीक है। आइए आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट आर अपोटिक। अपोटिक का मतलब होता है जो ना H+ आयन को दे और ना ही एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, बाई सेकंड वाला हो जाएगा, ये अपोटिक होगा, और क्या होगा, एक ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है वो ऑक्सीजन नहीं लगा बल्कि कार्बन लगा। जो कार्बन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ना ये H+ आयन को देगा ना एक्सेप्ट कर पाएगा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। आइए, following solution were prepared by mixing of a different volume sodium hydroxide and HCl, ठीक। और क्वेश्चन ने आपसे pH का है, pH of which one of the will be equal to 1। अच्छा भाई, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिलाने पे जो pH की वैल्यू होनी चाहिए वो 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से आंसर होगा सी होना चाहिए, ठीक है, चेक कर लेते हैं बार, सी वाला होगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, आइए, HCl है, वॉल्यूम दिया गया 75 ml दिया गया है, और कंसंट्रेशन दी गई है 1/5 मोलर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मोलरिटी है, ठीक है, ये दी गई है, और यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, जिसकी जानकारी आपको दी गई 25 ml वॉल्यूम दिया गया है, और कंसंट्रेशन दी गई है 1/5 मोलर, ठीक है। जब हमने इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलाया तो एक मिक्सचर तैयार हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि इस मिक्सचर की जो pH की वैल्यू वो 1 के इक्वल होनी चाहिए, हमें देखना है। आइए, तो यहाँ हम निकाल लेंगे H+ आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा NaVA डिफ्रेंशिएट हो जाएगा NbVb अपॉन टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 100 ml। अब यहाँ पे देखिए HCl की जो मोलरिटी है 1/5 है, ठीक ना, तो उसकी नॉर्मलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/5 भी हो जाएगी। तो 75 × 1/5 इसकी नॉर्मलिटी आ गई, डिफ्रेंशिएट हो गया। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया 25 ml दिया गया है, जो इसकी मोलरिटी है वही इसकी नॉर्मलिटी होगी, तो 1/5 इसकी नॉर्मलिटी आ गई। सॉल्व कर लेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना 100 ml है, 5 कम 5 5 15 55 25, ये गया 5 टाइम्स गया, तो यहाँ से आ जाएगा 10/100। तो यहाँ पे आगे 10 की पावर -1, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -1 मोलर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे pH माइनस का लॉग H+ आयन की कंसंट्रेशन। H+ आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -1 है, सो pH इक्वल टू माइनस का लॉग 10 की पावर -1। तो यहाँ से pH आपके आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, यस, सी वाला ऑप्शन द राइट आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following will show highest molar conductivity in a aqueous solution, ठीक है। आइए, आपको हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी बताना है इन एक्वस सॉल्यूशन में। देखिए होता क्या है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी
इज अट्रैक्टिव फॉर द नंबर ऑफ आयोनाइजेशन, नंबर ऑफ आयोनाइजेशन आयन। ठीक है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इज अट्रैक्टिव फॉर द नंबर ऑफ आयोनाइजेशन आयन, मतलब सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा आयन आयोनाइज होंगे उनकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको एक एक्वस में ले जाएंगे तो यहाँ से हमें 4 मोल आयन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये मिलेगा। ठीक है, आइए तो कितने मिल गए, 4 मोल आयन मिलेंगे। बाकी इसमें कितना मिलेगा, इसमें तो एक भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेंगे और यहाँ पे 3 मिलेंगे। आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। Form an aqueous solution of a base having OH ion concentration 10 की पावर -8 मोलर, the pH is likely to be। अच्छा भाई देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आपको दी गई 10 की पावर -8 मोलर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम दी गई है। ठीक है, अगर यहाँ पर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, इसका मतलब सोल्यूशन जो होगा वो होगा बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा। सोल्यूशन कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा। यहाँ पर अगर इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 मोल देगी तो इसकी जो POH होगी, इसके लिए जो pH की वैल्यू होगी वो 7 to 8 के बीच में होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन ने आपसे रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछी है। यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे वीक एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछी है। ठीक है, मान लो कि हमें यहाँ पे 2 एसिड दिए गए हैं। पहले एसिड के लिए आपको दिया गया है Ka1 और दूसरे एसिड का आपको दिया गया है Ka2 दिया गया है। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे 2 एसिड हैं और हमें इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √Ka1 अपॉन √Ka2 हो जाएगा। आइए तो यहाँ पे दिया गया आपको 2.88 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 1.8 इंटू 10 की पावर -5 दिया गया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16/1 आएगा और जब आप इसका अंडर हटाएंगे तो यहाँ पे इसका रेशियो आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए -I इफेक्ट ऑफ अ मिथाइल पूछा गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आंसर 4 होगा इसका। देखिए भाई यहाँ पे कार्बन से लगा है, मैग्नीशियम लगा है। ठीक है ना, जो मैग्नीशियम होगा ये होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम ज़्यादा होगा, ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा तो इस पर चार्ज आएगा, पास से नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे -I इफेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। द लेन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H2 गैस का हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, इन लार्ज स्केल में H2 गैस का फॉर्मेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेन प्रोसेस का। हम इस्तेमाल करेंगे लेन प्रोसेस का। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हम लेते हैं आयरन, Fe को लेते हैं और इसके साथ हम लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे आयरन लेंगे, Fe को लेते हैं और साथ में लेते हैं वाटर स्टीम। ठीक है, वाटर स्टीम को लेंगे तो यहाँ पे बनेगा मिक्स्ड ऑक्साइड Fe2O3 बनता है प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो H2 गैस का फॉर्मेशन होता है
वो लार्ज स्केल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यही कहलाता है लेन प्रोसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। इन द कंपाउंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ आ एसिडिटी। क्वेश्चन में आपसे एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है ना। एक्स यहाँ पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक्स की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं H2N की और NH3 की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो NH2 के पास में लगा है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये -I इफेक्ट शो करता है, ठीक है। -I इफेक्ट NH2 के बहुत पास में होने के कारण इसकी जो एसिडिटी होगी वो NH3 से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर निकल के आएगा वो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा X का होगा, फिर Y का होगा, देन Z का होगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा XYZ, आंसर सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। सॉल्बिलिटी ऑफ अ सॉल्ट, इट्स सॉल्बिलिटी। क्वेश्चन में आपसे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की जानकारी मांगी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे रिलेशन, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन KSP एंड सॉल्बिलिटी के बीच में। क्वेश्चन में आपको सॉल्बिलिटी दी गई है और KSP आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो लगाइए, तो KSP इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जो सॉल्ट दिया गया है A2B2 दिया गया है, A2B2 दिया गया है, ठीक है, सॉरी A2B3 है। ये 2:3 में डिकम्पोज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू S की पावर 2 + 3, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी 108 आएगी, इंटू सॉल्बिलिटी आपको दी गई है 1 × 10 की पावर -2, तो सॉल्बिलिटी हो जाएगी 10 की पावर, सॉल्बिलिटी हो जाएगी 10 की पावर -2 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से आपकी KSP निकल आएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 108 × 10 की पावर -5। कोई आंसर मैच कर रहा है? -10 होगा, 10 की पावर -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1.08 × 10 की पावर -8। ये आपकी निकल आएगी KSP निकल आएगी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। हमें यहाँ पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि इन तीनों के लिए हम निकालेंगे इनका हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया है, एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, और इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp हो जाएगा। यहाँ पे इस कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक निगेटिव चार्ज है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा। और यहाँ पर इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक निगेटिव चार्ज है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना था। अब देखिए 1 से 3rd में जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी पहले की होगी, देन सेकंड की होगी, उसके बाद 3rd की होगी। तो आंसर आ जाएगा आपका सेकंड आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। बॉस मेथड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। हमें यहाँ पर बॉस मेथड की हेल्प से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। आइए देखिए
बॉस मेथड की हेल्प से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन आपको करना है तो यहाँ पर हम करते हैं वाटर लेते हैं और वाटर का हम कहा देते हैं रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ कोक। जो कोक होता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो वाटर को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। 1000 डिग्री सेल्सियस पे हम ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर का हो जाता है रिडक्शन हो जाता है और यहाँ पे मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस हमें प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1 होगा और यहाँ पे हो जाता है 0, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कहलाती है, ये होता है वाटर गैस होती है, ये आपकी बन जाती है वाटर गैस बन जाती है, ठीक है। वाटर गैस में से H2 गैस को अलग करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड लेते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। 500 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको लेते हैं तो यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 गैस मिलती है, ठीक है। अब यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग कर लेते हैं और हमें प्राप्त हो जाता है H2 गैस मिल जाती है, ठीक है। ये कहलाती है वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन, ये कहलाती है वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन कहलाती है, ये कहलाता है वाटर गैस शिफ्टिंग, ठीक है। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कोल गैसिफिकेशन, ये जो पूरी रिएक्शन है ये कहलाएगी कोल गैसिफिकेशन कहलाता है, ये कहलाता है कोल गैसिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। Among the following species have square planar, आइए हमें यहाँ पे शेप देखना है स्क्वायर प्लेनर। तो पहला ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है जीनन F4 दिया गया है। जो जीनन होता है ये 8 एक ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करके, अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीनन होगा इसके 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए हैं, ठीक है। अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों इलेक्ट्रॉन जो होंगे 2 लोन पेयर के तरीके काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर बाइपिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर 2 लोन पे आ जाने का इसकी जो शेप होगी, जो शेप है वो हो जाती है स्क्वायर प्लेनर हो जाती है, ठीक है। तो जो पहला वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे इसकी जो शेप होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। SF4 सल्फर 6th ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर गए, तो एक लोन पे इसके पास बचेगा। तो यहाँ पे जो सेंटर एटम है वो सल्फर हो गया, एक फुल यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग गया, एक ऊपर लग जाएगा और एक नीचे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आ जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर आ जाने का इसकी जो शेप होगी वो हो जाती शीशा शेप, ये हो जाएगा शीशा शेप बन जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया आंसर, इसकी शेप कैसी होगी, शीशा शेप होगी, ये गलत हो गया। थर्ड बार देख लेते हैं, प्लेटिनम। यहाँ पे देखिए जो प्लेटिनम है यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, ठीक है। अगर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑलवेज इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हो जाता है DsP2 होता है
और इसकी जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की बात चल रही है, हमें देखना कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। पहला आंसर होगा इसका, देखिए कैसे होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज नाइट्रोजन जुड़ी है, ठीक है, नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे जो कार्बन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, मतलब इसके पास अभी भी एक प्योर एम्प्टी p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाती बैक बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्योर स्टेट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्योर स्टेट लीनियर एंड ऑलमोस्ट कलरलेस। ऑलमोस्ट कलरलेस तो सही है, बट लीनियर गलत हो गया, ठीक है। लीनियर एंड ब्लू इन अ कलर गलत हो गया, लीनियर गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। नॉन प्लेनर, यस, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये नॉन प्लेनर होता है, ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये नॉन प्लेनर होता है एंड ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। आगे बढ़ते हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ क्लार्क मेथड। अच्छा भाई, क्लार्क मेथड में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्लार्क मेथड में हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। किसका इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। रिमूवर ऑफ आ टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन आ क्लार्क मेथड में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। गिव द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग एसिडिटी। हमें यहाँ पर एसिडिटी का इंक्रीजिंग में करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक। आइए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको दिया गया, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी इन चारों में फिलहाल, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया फिनॉल, फिनॉल भी दिया गया है। उसके बाद होगा फिनॉल को होगा, फिर क्या दिया गया है, अच्छा हाँ, फिर इसके बाद आ जाएगा NH3 आ जाएगा, NH3+ हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगी एसिटिलीन का। ये एक ऑर्डर था जो आप लोग को याद होना चाहिए था, ठीक है। ये होता है एसिडिटी का सही ऑर्डर। तो आंसर आ जाएगा सबसे ज़्यादा का थर्ड का हो गया, फिर फर्स्ट का हो गया, थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड आ गया, और लास्ट में आ गया फोर्थ आ गया। तो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आपको याद होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए। pH ऑफ 2 सैंपल A and B ऑफ HCl। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि HCl के यहाँ पे आपको 2 सैंपल दिए गए A और B, और एक लिए आपको pH की वैल्यू 2 दी गई है, और सैंपल B के लिए आपको pH की वैल्यू 4 दी गई है, ठीक है। HCl जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अच्छा भाई, और क्वेश्चन ने आपसे देयर मोलरिटीज Ma एंड Mb आर रिलेटेड एज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, और क्वेश्चन ने आपसे X की वैल्यू पूछी है, ठीक है। यहाँ पे Ma और Mb के बीच में रिलेशन दिया गया है। आइए देख लेते हैं। देखिए, A के लिए pH की वैल्यू आपको 2 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो A की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो आ जाएगी, इसके लिए जो कंसंट्रेशन आएगी वो आ जाएगी 10⁻⁻² मोलर आ जाएगा, ठीक है। और B के लिए pH की वैल्यू आपको दी गई है 4 दी गई है। तो यहाँ पर B के लिए जो कंसंट्रेशन आएगी, तो यहाँ पर B के लिए जो कंसंट्रेशन आ जाएगी H+ आयन की, वो आएगी 10⁻⁻4 मोलर आएगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन को दिखाना है। तो रिलेशन आपको दिया गया है Ma = X मोल ऑफ Mb दिया गया है, ठीक है।
तो एक के लिए कंसंट्रेशन आ गए 10 की पावर -2 मोलर आ गया। तो यहाँ पे हम Ma के स्थान पर रखेंगे 10 की पावर -2 मोलर इक्वल टू x इंटू हो जाएगा Mb के स्थान पर रखेंगे 10 की पावर -4 मोलर। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -2 मोलर अपॉन 10 की पावर -4 मोलर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 100। तो आंसर को मैच कर रहा, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 88 पे चलेंगे। नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन अ विनाइल एसिटिलीन। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे कि विनाइल एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो बना लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये कहलाता है विनाइल एसिटिलीन कहलाता है। ठीक ना। अब क्वेश्चन ने आपसे नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पूछा है। नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने पाई बॉन्ड बने, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड बनाया तो मतलब एक इसका p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, एक इसका p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बने हैं, इसका मतलब यहाँ पे इसके 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे और यहाँ पे इसके 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 पाए हैं, 6 होंगे। आंसर कितना आ गया, 4th आ गया। ठीक है, हमें यहाँ क्या देखना, देख लीजिए क्वेश्चन ने आपसे नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पूछे थे। ठीक ना। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के 3 पाई बॉन्ड बने हैं। ठीक है, एक पाई बॉन्ड को बनाने के लिए 1 p एटॉमिक ऑर्बिटल इसका होगा, 1 p एटॉमिक ऑर्बिटल इसका हो गया। तो यहाँ पे 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बने हैं तो 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल इसके होंगे और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल इसके होंगे। तो टोटल 6 p एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए। आंसर हो जाएगा 4th। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ऑन रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद आइस कोड। आइए देखिए यहाँ पे हमें करनी है टेस्टिंग ऑफ, हमें यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टेस्टिंग करने के लिए हमने ले लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा पोटेशियम सल्फेट बनता है, K2SO4 बनता है प्लस Cr और क्या बनेगा, CrO5 बनेगा CrO5 बनेगा प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलता है ब्लू कलर, ये आंसर हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ठीक है, इसका आइए तो यहाँ पे बनेगा क्रोमियम पेरोक्साइड बनता है, क्रोमियम, इसका नाम होता है क्रोमियम पेरोक्साइड। आइए तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd आंसर हो जाएगा जो कि ब्लू कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलेंगे। आइए Which of the following is the most soluble in a water? Which of the following is the most soluble in a water? ठीक है, वाटर में किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? तो भाई वाटर में सॉल्युबिलिटी उसी की ज़्यादा होगी जिसकी KSP की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, जो KSP होता है, KSP इज अ डायरेक्टिव फॉर द सॉल्युबिलिटी, जिसके लिए KSP की वैल्यू होगी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी हो जाएगी ज़्यादा। तो आंसर हो जाएगा इसका 4th आंसर हो जाएगा। यहाँ पर KSP की वैल्यू मैक्सिमम दी गई इन चारों में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 91।
विच मेटल ऑक्साइड कैन नॉट रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, याद करना था। विच मेटल ऑक्साइड कैन नॉट रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, आंसर हो जाएगा जिंक। आइए क्वेश्चन नंबर 92 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर। अच्छा भाई, हमें यहाँ बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा आइसोमर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया एम्बीडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पर फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स में एम्बीडेंटेट लिगेंड लगा है, और जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर बनाते हैं, लिंकेज। ये बनाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर। कौन से होते हैं? लिंकेज आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। अप्रॉक्स मतलब मैक्सिमम नंबर आइसोमर इनके बनते हैं जिनके पास एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं। Addition of small quantity of an acid or a base to a buffer basic buffer will not change its pH if all if। आइए देखिए होता क्या है कि बेस्ट बेसिक बात चली ना, हाँ, बेस्ट बेसिक जो बफिंग एक्शन होता है, जो बेस्ट बेसिक बफिंग एक्शन होगा वो कब होता है? जब सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन, सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन आपस में इक्वल होती हैं। जब सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन आपस में इक्वल होती हैं तो वहाँ पर बेस्ट बफिंग एक्शन होता है। ठीक है, या ये भी कह सकते हो जहाँ पर POH इक्वल टू PKB होता है, वहाँ पर होता है बेस्ट बफिंग एक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्ट अपॉन बेस इक्वल टू 1 बिल्कुल सही है, POH इक्वल टू PKB बिल्कुल सही, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 एंड 3 दोनों सही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर when H plus concentration increases by 10 times the pH will be। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है, 10 गुना बढ़ाया जा रहा है। ठीक ना, अगर आप किसी एसिड में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को 10 टाइम्स बढ़ाते हैं तो उसकी जो pH होती है वो डिक्रीज कर जाती है बाय 1 यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। यदि किसी एसिडिक सॉल्यूशन में आप H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं 10 टाइम्स तो उसकी जो pH होती है वो डिक्रीज कर जाती है बाय 1 यूनिट। आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 95 पे देखिए क्या है। विच इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा? तो दूसरे दिखाई पड़ रहा है, सेकंड वाला होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप हो जाएगा? ठीक ना, तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप देखना है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लगे 3 लगे मिथाइल, हाँ, तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये शो करेगा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप शो करेगा। याद होना चाहिए था, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलेंगे। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाई। अच्छा भाई, क्वेश्चन पूछा कि बताइए यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, ये दोनों आपस में आइसोमेरिज्म है। हमें बताना है कि दोनों आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, सल्फेट को अंदर भेज दिया और NCS को बाहर भेज दिया, मतलब इसका मतलब ये हो गया एन आयोनाइजेशन आइसोमर हो गया। ये कौन सा हो जाएगा? एन आयोनाइजेशन आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, जब हम एनायनिक लिगेंड को
काउंटर आयन से एक्सचेंज कर लेते हैं तो कहलाता है आयोनाइजेशन आइसोमर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। द करेक्ट नॉमेनक्लेचर, हमें यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का करेक्ट नॉमेनक्लेचर आईपीसी नेमिंग बतानी है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इनकी ऑक्सीडेशन नंबर देख लो। ठीक है, साइनाइड पे चार्ज होता है -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे बाहर वाले आयरन पे चार्ज आ जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस Fe और यहाँ पे दिया गया Cn का होल 6 दिया गया है, तो ये चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर वाले आयरन पे चार्ज आएगा +2 आ जाएगा। ठीक है, आइए तो आईपीसी नेमिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम नाम करते हैं, कैटायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आयरन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया गया हेक्सा साइनो दिया गया, बिल्कुल सही है। फिर हो जाएगा फेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। हाँ, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गई, यहाँ पे 6 लिगेंड लगे हैं, तो हो जाएगा हेक्सा साइनो हो जाएगा, फेरेट 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, थर्ड वाला सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अच्छा भाई, एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करना है। अगर आपको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करना है तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत अधिक मात्रा में देना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ पोटेशियम साइनाइड। अगर हम कॉपर सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड पे डिजॉल्व करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट कराने पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये बना लेगा इसका, यहाँ पे बन जाएगा कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये बनेगा। ठीक है, तो कोई दिया क्या आंसर? हाँ, थर्ड आंसर होगा इसका। ठीक है, आइए ओके।